हेलो इन्वेस्टर, स्वागत है आप सबका शेयर मार्केट ज्ञान चैनल में। आज हम अपनी शेयर मार्केट की नॉलेज को एक स्टेप और आगे फॉरवर्ड बढ़ाते हैं और आज हमें पता चलेगा कि क्या स्टॉक मार्केट वाकई में गैम्बलिंग है या ये एक सिर्फ मिथ है। इस स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग इज़ रियल और इट्स ओनली मिथ। आपने कई लोगों से सुना होगा कि शेयर मार्केट से दूर रहो, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट मत करो, ट्रेडिंग मत करो, कई लोग बर्बाद हो जाते हैं, कई लोगों का पैसा डूब गया है। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि शेयर मार्केट वाकई में गैम्बलिंग है या नहीं है, या क्या सच्चाई है, क्या रीज़न है कि कुछ लोग तो शेयर मार्केट से रिच हो जाते हैं और कुछ पुअर हो जाते हैं। आइए हम इस वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका जो लाइक है वही मोटिवेट करता है मुझे न्यू वीडियो अपलोड करने के लिए। आगे हम कंटिन्यू करते हैं इस स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ हम जब करते हैं, जैसे कि किसी को अगर डॉक्टर बनना है तो वो कितने सालों तक स्टडी करता है, किसी को टीचर बनना हो तो किसी को इंजीनियर बनना हो, तो काफ़ी लंबे टाइम तक हमें उसकी स्टडी करनी पड़ती है और नॉलेज लेनी पड़ती है, अपना स्किल्स को डेवलप करना पड़ता है, इंक्रीज़ करना पड़ता है, तब जाके हम इस पोजीशन पे एक काफ़ी लंबे टाइम के बाद इस ऐसे पॉइंट पर आते हैं कि हम उस प्रोफेशन में अपना नेम अपना 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 नेम हम और फेम दोनों ही हम ग्रो कर पाते हैं और इंक्रीज़ कर पाते हैं। अपनी जितना हमने लर्न किया होता है उतनी हमारी फिर उस हिसाब से अर्निंग होती है। एज मच एज यू लर्न एज मच एज यू अर्न। लेकिन स्टॉक मार्केट में लोग ऐसा नहीं समझते। वो ये समझते हैं कि बस हम आज चले जाएं और एकदम डुबकी मार के आ जाए और अर्न कर ले लाखों में, करोड़ों में। लेकिन ऐसा इजीली नहीं हो सकता जब तक आपको उसका नॉलेज नहीं है। तो जिस हिसाब से आपको डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए प्रॉपर नॉलेज चाहिए होती है, प्रॉपर आपको स्किल सेट अपना डेवलप करना पड़ता है, उसी तरीके से शेयर मार्केट भी है। इसमें भी आपको अपना नॉलेज इंक्रीज़ करना पड़ेगा, आपको बेसिक अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे कि कब आपको इन करना है या कब तक आपको स्टे रहना है, बाय ऑन डिप्स क्या है, बहुत सारी अलग अलग टेक्नोलॉजी हो वो आपको समझनी पड़ेगी। तभी आप इसमें से अपना वेल्थ जो है क्रिएट कर सकते हैं, आप रिच बन सकते हैं। अब आपको शेयर मार्केट गैम्बलिंग है या नहीं है, ये आपको दो एग्जांपल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल, एक देखिए, यहाँ पे एक ट्रैफिक सिग्नल के काफ़ी सारे कुछ इंडिकेशन है। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि कोई एक पर्सन है जिसे ड्राइविंग आती ही नहीं है, जिसे ये तक नहीं पता कि रेड सिग्नल का क्या मतलब है, येलो सिग्नल का क्या मतलब है, ग्रीन सिग्नल का क्या मतलब है। ये तो चलो बेसिक है। और बाकी जो कितने सारे होते हैं, नो हॉकिंग हो गया, नो पार्किंग हो गया, और नो लेफ्ट टर्न, नो राइट टर्न। कई लोग को इनको जिनको पता नहीं होता, जब वो नो हॉकिंग एरिया में अगर हॉर्न करते हैं तो उन पे फाइन लग जाता है। नो लेफ़्ट टर्न में, नो यू टर्न में अगर वो ऐसा कुछ करते हैं तो जहाँ पे प्रोहिबिटेड होता है एक्शन, वो अगर आप करते हो तो आप पे चालान कट जाता है। ठीक उसी तरीके से अगर आपको ड्राइविंग करनी है सक्सेसफुली तो आपको पता होना चाहिए कि रेड लाइट पे आपका क्या एक्शन है, ग्रीन लाइट पे आपको क्या एक्शन लेना है, जेब्रा क्रॉसिंग में आपको क्या एक्शन लेना है। तो जितना आपको ज़्यादा पता होगा उतना ही आप फाइन से बचे रहेंगे, उतना ही आपकी जो ड्राइविंग है वो स्मूथ रहेगी। ठीक उसी तरीके से शेयर मार्केट भी है। अगर आपको कुछ पता ही नहीं रहेगा तो डेफिनेटली आपको जो है वो लॉस होगा ही होगा। लेकिन आपको पता होगा कि सारे इसका डीप साइंस क्या है, कैसे आपको इन्वेस्ट करना है। ये वीडियो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से है, ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो अनदर वीडियो में अपलोड करूँगा। अभी जो इन्वेस्टर है, जो इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं या ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, और जो प्रॉफिट में ना हो के लॉस, हैवी लॉस में उनका पोर्टफोलियो जा रहा है, ये वीडियो उन सब के लिए है। तो यहाँ पे जैसे क्लियर होता है कि एक स्मूथ ड्राइविंग के लिए आपको ड्राइविंग का पूरा नॉलेज होना चाहिए, तभी आप ड्राइव कर सकते हैं। ये तो सिर्फ रोड का हो गया। इवन आपको अगर आप कार ड्राइव कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कब क्लच दबाना है, कब एक्सीलेटर देना है। आपने देखा होगा जब हम ड्राइविंग स्टार्ट करते हैं तब एकदम ड्राइविंग, हम जो कार है स्मूथली ड्राइव नहीं होती, सिर्फ एक दो गियर पे गाड़ी चलती है और बंद हो जाती है। लेकिन कंटिन्यू प्रैक्टिस करते करते एक टाइम ऐसा आता है
कि हमें पता चल जाता है कब क्लच दबाना है, कब गियर लगाना है और कब इंडिकेटर देना है। सब कुछ फास्ट एकदम होने लगता है, सब कुछ हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में सेव हो जाता है और हमारी ड्राइविंग जो होती है एकदम स्मूथ हो जाती है। इवन पहले जहाँ हम शायद 20 की स्पीड में गाड़ी चला रहे होते, अब शायद हम 40, 50, 60 की स्पीड में भी चला लेते हैं। क्यों? क्योंकि अब आपको पता चल गया है। तो ड्राइविंग भी एक गैम्बलिंग है अगर आपको ड्राइविंग के बारे में नहीं पता। अगर आपको नहीं पता सिग्नल का, आपको नहीं पता बाइक कैसे ऑपरेट करनी है, कब गियर लगाने हैं, क्लच के साथ उसका क्या कॉम्बिनेशन आपको बनाना है, अगर आपको नहीं पता तो आपका एक्सीडेंट होगा। तो इस हिसाब से एक ड्राइविंग भी आपके लिए गैम्बलिंग ही हो गई। पर आप ड्राइविंग को गैम्बलिंग नहीं कहते। क्यों? क्योंकि आप लर्न करते हो और फिर आप ड्राइव करते हो। ठीक इसी तरीके से कुकिंग। अब कुकिंग को ये दूसरा एग्जांपल है। अब कुकिंग भी एक तरीके से गैम्बलिंग ही है। जो लोग शेयर मार्केट को गैम्बलिंग कहते हैं, मैं तो कहूँगा उनके लिए फिर कुकिंग भी एक गैम्बलिंग है। क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता है कि आप पर्टिकुलर कोई डिश बना रहे हैं, कोई राजमा बना रहे हैं, कोई वेज डिश है, कोई नॉन वेज डिश है, आपको ये नहीं पता उसमें कितना सॉल्ट डालना है, ठीक है, कब मसाला उसका तैयार करना है, कब बनाना है, कितना उसको टाइम गैस पे रखना है, कितना स्टीम पे उसे रखना है, कब उसे कवर करना है, कब उसे अनकवर करना है, सबकी टाइमिंग एक परफेक्ट टाइमिंग होती है। तो अगर कोई ऐसा पर्सन जिसको खाना बनाना आता ही नहीं, आप उसे कहो कि वो छोले बना के दे, तो ऑब्वियसली वो छोले का पता नहीं क्या बनाएगा। छोले तो बहुत दूर की बात, शायद वो रोटी के लिए आटा भी नहीं गूंद पाएगा और चावल भी नहीं बना पाएगा। क्यों? क्योंकि उसे आता ही नहीं है, तो वो लॉस कर बैठेगा। राइट? कुकिंग एक ऐसा फील्ड है जिसमें अगर किसी को कुछ नहीं आता तो वो क्या करेगा, वो लॉस कर बैठेगा, वो उस मटेरियल को वेस्ट कर देगा, अपना टाइम वेस्ट कर देगा, ऑयल वेस्ट कर देगा। यहाँ पे देखिए कुकिंग हो रही है तो एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन होता है कि कब आपको एक रॉ मटेरियल पहले रेडी रखना है, फिर उसे किस तरीके से भूनना है और फिर किस तरह से नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं आपको कब डालने हैं। तो सबका प्रॉपर कॉम्बिनेशन जब प्रॉपर अच्छे से डलता है तब जाके एक अच्छी डिश बनती है। तो अगर यहाँ पे भी आपको नॉलेज नहीं है तो कुकिंग भी आपके लिए गैम्बलिंग ही है। तो मेरा बताने का पर्पस यही है कि शेयर मार्केट गैम्बलिंग उन लोगों के लिए है जिनको शेयर मार्केट का ABC भी नहीं पता। अगर आपको पता है तो आप इसमें से अपना रिच बन सकते हैं, अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। ये दो एग्जांपल से उम्मीद है आप सबको क्लियर हो गया होगा कि शेयर मार्केट गैम्बलिंग नहीं है, ये सारा गेम नॉलेज और इन्फॉर्मेशन का है। अगर आपको नॉलेज इन्फॉर्मेशन किसी भी फील्ड में नहीं है तो वो आपके लिए गैम्बलिंग ही है, उसमें आपको लॉस ही होगा। हो सकता है एक बार में आपका पॉइंट जो निशान तीर है उसे निशाने पर लग भी जाए, पर ज़रूरी नहीं। वो एक मूवी में एक सीन था, आई थिंक नायक मूवी थी, उसमें कहा था अनिल कपूर ने कि मेरे फादर ने एक दिन जोश जोश में एक सब्जी बना दी और वो सही बन गई। तो वो गलती से सही बन गई, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छी सब्जी बना सकते हैं। प्रॉपर नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। इन शॉर्ट आप किसी भी एरिया में हैं तो आपने जो लोग जिन्होंने शेयर मार्केट का कभी डिस्कस किया होगा, हो सकता है कईयों ने ये स्टोरी सुनी हो सकता है कईयों ये ना भी सुनी हो। वो कहते हैं शेयर मार्केट एक मंकी की ना एक बहुत पुरानी स्टोरी है। उसमें क्या होता है, सॉरी मैं माफ़ी चाहूँगा, ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा ज़रूर हो जाएगा लेकिन आपको इससे इसका कॉन्सेप्ट ना बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मतलब कि कोई आपको मिसगाइड नहीं कर पाएगा। इवन आप भी बड़े अच्छे से सेकंड पर्सन को एलेबोरेट कर पाएंगे कि एग्जैक्टली शेयर मार्केट गैम्बलिंग है या नहीं है और क्या फैक्ट है। तो मंकी एंड द स्टॉक मार्केट स्टोरी, इसमें मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, स्टोरी बहुत बड़ी है। इसमें होता क्या है कि सबसे पहले एक बिजनेसमैन होता है, वो एक विलेज में जाता है और कहता है मुझे मंकी बाय करना है, 100 रुपीज़ का एक मंकी मैं बाय करूँगा। तो गाय जो विलेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि सभी मंकी को लेके आते हैं और 100 रुपीज़ में से सेल कर देते हैं। अब वो बिजनेसमैन सेकंड डे फिर से आता है और अब वो उसी मंकी का प्राइस 200 देने के लिए रेडी होता है। अब विलेजर्स क्या करते हैं, मंकी ऑब्वियसली जहाँ पहले वो 50 मंकीज लेके आए थे, अब 50 नहीं मिले, उनको अब 25 ही मिले क्योंकि वो कम हो गए। अब बिजनेसमैन क्या होता है, 200 पे करता है, वो मंकी लेके चला जाता है। ऐसा कंटिन्यूस चलता रहता है। अब 1 वीक के बाद बिजनेसमैन फिर से आता है, वो कहता है मुझे मंकी चाहिए और मैं अब 300 पे करूँगा। लेकिन अब ये वो टाइम होता है कि मंकी तो बचे ही नहीं होते हैं। पूरे जो फॉरेस्ट होता है, जो विलेज होता है, उसमें उनके ख़त्म हो चुके होते हैं। तो अब बिजनेसमैन कहता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट जो दूसरा जो विलेज है मैं वहाँ पे जाके ट्राई करता हूँ, मे भी हो सकता है मुझे वहाँ से मिल जाए। मैं आपके पास नेक्स्ट वीक आऊँगा
और मुझे मंकी बहुत अर्जेंट चाहिए, क्योंकि मुझे किसी एक एक्टिविटी, एक इवेंट होने वाला है, मुझे उसके लिए मंकी चाहिए। तो अब अगर जो आप मंकी मेरे को आप दोगे तो मैं उसका आपको 800 पे करूँगा। तो गांव वालों को क्या होता है, फेथ हो चुका था, क्योंकि वो 2-3 बार उसको सेल कर चुके होते हैं और हमेशा जो वैल्यू होती है वो इंक्रीज़ होती है। तो गांव वाले के मन में क्या होता है, लालच आ जाता है और वो रेडी हो जाते हैं वो कि किसी तरीके से हम इसको मंकी लेके आएंगे, उसे सेल कर देंगे। लेकिन होता है क्या है कि अब मंकी तो होते ही नहीं है फॉरेस्ट में। वो जो बिजनेसमैन होता है ना, वो ही अपना गेटअप चेंज करके आता है, और जो मंकी उसने पहले ही गांव वाले से लिए होते हैं, अब वो उनको 400 में सेल कर रहा होता है। देखिए उसने परचेज किया था, लास्ट जो प्राइस था 300 का था, ठीक है। अब वो दोबारा उन्हीं मंकी को सेल करने आ गया 400 में, 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा में। अब गांव वाले के मन में लालच है कि हम इसे 400 में ले लेंगे और उसको हम 800 में सेल कर देंगे। गांव वाले क्या करते हैं, सारे के सारे उससे मंकी ले लेते हैं, और इस उम्मीद के साथ कि नेक्स्ट डे जब वो आएगा तो हम उसको 800 में सेल कर लेंगे और अपना प्रॉफिट हमारा अच्छा खासा हो जाएगा। लेकिन होता क्या है, नेक्स्ट डे वो बिजनेसमैन आता ही नहीं है। नेक्स्ट डे बिजनेसमैन वो आता नहीं है। तो इसी तरीके से वो को रिलेट करते हैं शेयर के प्राइस को, कि वो ऊपर नीचे होता रहता है, हम जब लेते हैं तो वो डाउन हो जाता है। और इस तरीके से वो कहते हैं कि जिस तरह से गांव वालों को, विलेजर्स को लॉस हुआ, उसी तरीके से एक नॉर्मल जो पब्लिक है, जो रिटेलर है, उन्हें लॉस होता है शेयर मार्केट में। अब मैं आपको बता दूं, ये स्टोरी आप किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल से सोच लीजिए, मेरे को नहीं लगता ये स्टोरी एक प्रैक्टिकल है। स्टोरी स्टोरी होता है, प्रैक्टिकल लाइफ अलग होती है। अब मैं आपको इसका एग्जांपल बताता हूँ किस तरीके से। देखिए मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से कुछ सेक्टर ऐसे थे, कुछ कंपनी ऐसी थी जो लार्ज कैप मिड कैप कैटेगरी थी, जिन्होंने अच्छा रिटर्न दिया था। अब एक एग्जांपल मैं आपको सेट करता हूँ, 5 इयर्स बैक का लेके चलते हैं। 5 इयर्स बैक सपोज़ किसी ने 10,000 इन्वेस्ट किए, ठीक है। अब बैंक का जो एफडी रेट चल रहा है, वो चल रहा है करीबन 6 to 7%। 5 इयर्स बैक का था, देखिए 5 इयर्स फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट है 6.85 6.75। इसे कैलकुलेशन में ईजी करने के लिए हम 7% ले लेते हैं, ठीक है, 7% पर एनम। अब कैलकुलेशन करिए कि किसी ने 10,000 बैंक में डिपॉजिट कर दिए, ओके, और ये सोचिए कि उसे 7% इंटरेस्ट मिल रहा है। और 7% इंटरेस्ट पर ईयर का है, तो इस हिसाब से आपका जो 5 इयर्स का हो गया वो 35% हो गया। अब देखिए 10,000 का आपको जो मिलेगा 5 इयर्स के बाद, वो मिलेगा 14,025 रुपीज़। अब आपको ये बहुत अच्छा लग रहा हो कि भाई मैं तो सिर्फ 10,000 इन्वेस्ट किया, लेकिन मुझे 14,000 मिल गया। लेकिन एक्चुअल में आपका वैल्यू इंक्रीज़ नहीं हुआ, डिक्रीज़ हो गया है। आपकी वैल्यू जो है वो डाउन हो गई है। वो कैसे? वो ऐसे कि इन्फ्लेशन जो रेट है वो ही इतना इंक्रीज़ हो जाता है इंडिया में। आज की डेट में जो इन्फ्लेशन रेट चल रहा है वो चल रहा है 7.5% के आसपास। ये देखिए इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो अपडेट हुआ है, ये हुआ है जस्ट 7 days एगो का है। तो आज की डेट में जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है, इन्फ्लेशन रेट चल रहा है, वो चल रहा है 7.5% के आसपास। तो सोचिए 7% तो आपका एवरी रेट था, और 7.5 उससे ज़्यादा तो इन्फ्लेशन हो गया। तो आपका जो वैल्यू थी वो और डाउन हो गई, वो इंक्रीज़ नहीं हुई। और अगर मैं 5 इयर्स बैक का दिखाऊं आपको इन्फ्लेशन रेट क्या था, तो 5 इयर्स बैक का इन्फ्लेशन रेट था 3% के आसपास था, जो कि ये अप डाउन होता रहता है। और 10,000 जो आपने इन्वेस्ट किया, ठीक है, ये इसमें हम देख के चलते हैं बर्जर पेंट जिसमें सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया, 5 इयर्स सबसे कम रिटर्न दिया बर्जर पेंट ने, जिसका रिटर्न है 158% का। अब किसी ने 10,000 के बर्जर के शेयर ले लिए होते हैं। बर्जर के शेयर मैं आपको बता देता हूँ कि बर्जर का जो शेयर है वो अगर आपने लिया होता करीबन 5 साल पहले, तो उस केस में आपके पास कितने शेयर आए होते हैं। बर्जर में अगर आपने इन्वेस्ट किया होता है 10,000, तो 150% के हिसाब से आपके पास उसकी वैल्यू आप आज की डेट में 25,000 हो चुकी होती है। यह है बर्जर पेंट का। और अगर आपने एस्ट्रल में इन्वेस्ट किया होता, तो एस्ट्रल का रिटर्न आप देख सकते हैं, एस्ट्रल का रिटर्न 5 इयर्स का कितना था, 416% के आसपास। तो अगर आपने एस्ट्रल में इन्वेस्ट किया होता है 10,000, तो आज की डेट में वो आपका 416% आपके सामने है, तो आज की डेट में वो 10,000 आपका बन गया होता है 51,600 रुपीज़ का। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है
कि अगर आप एफडी में पैसे डालते हैं तो आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर सकते, क्योंकि जिस स्पीड से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो आपका जो भी अमाउंट आपने एफडी में डाला हुआ है वो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी विद द पैसेज ऑफ टाइम के साथ साथ उसका जो वैल्यू है वो डाउन हो जाएगा। इन्फ्लेशन को बीट आप कर सकते हैं तो म्यूचुअल फंड से या फिर अपना शेयर मार्केट से। अब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, डायरेक्ट शेयर मार्केट में करना चाहिए, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसके लिए मैं अनदर वीडियो अपलोड कर दूंगा अगर आपकी रिक्वेस्ट आती है तो यहाँ पे दो एग्जांपल थे, एक बर्जर पेंट का और एक था एस्ट्रल का। बर्जर जिसका 150% रिटर्न था 5 ईयर्स का, जिसमें 10,000 आपका 25,000 बनता है, और एस्ट्रल जो है जिसमें आपका 10,000 51,000 बनता है। दोनों के दोनों शेयर जो है वो बेसिक नीड कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि मैंने आपको इसमें लिस्ट आपको मैंने बताया था। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से शेयर मार्केट जो है वो गैम्बलिंग नहीं है, प्रॉपर इसमें साइंस लगती है, प्रॉपर लॉजिक लगता है। अगर आपने सही सेक्टर में, सही कंपनी में, सही टाइम पे इन्वेस्टमेंट किया है और भी कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत वो अगर ध्यान में रखी है तो आपका रिटर्न 100% बनना ही बनना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आई होप कि इस आज की वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा कि स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग नहीं है। जिस ज़रूरत है तो प्रॉपर नॉलेज की, प्रॉपर गाइडेंस की, जिससे आप अपना वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, तो आप सबसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है न्यू वीडियो अपलोड करने का। आपसे एक रिक्वेस्ट और भी है, अब तक जो भी मैंने वीडियो अपलोड करी है, अगर आपको उस पर कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। सैटरडे संडे में एक वीडियो जस्ट Q&A का रहेगा, किसी के जो भी क्वेश्चन है उसके आंसर मैं कोशिश करूँगा सभी के क्वेश्चन के आंसर देने का उस वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वो पोर्टफोलियो रिव्यू का रहेगा। इससे आपको पता चल जाएगा जिस तरह से हेल्थ चेकअप हमारे लिए ज़रूरी होता है उसी तरीके से पोर्टफोलियो चेकअप भी ज़रूरी होता है। उस हमें पता चल जाता है कि हमारे पोर्टफोलियो, हमारी जो फाइनेंशियल हेल्थ है, हमारी जो इन्वेस्टमेंट हेल्थ है वो सही है या नहीं है, या वो सही डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं जा रही है। तो स्टे ट्यून्ड इन दिस चैनल, सी यू सून, ओके बाय, टेक केयर।